देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर। और स्वागत के साथ साथ ही मैं स्वागत करूंगा अनंत यशपाल जी का। प्रणाम। नमस्कार। देखिए, आज आनंद जी हमारे साथ बैठे हैं, हमें वक्त दिया, पहले तो आपका शुक्रिया। अब पहले मैं आनंद जी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जनाब बहुत बड़े लेखक हैं, ट्रांसलेटर हैं और कनाडा में रहते हैं। और इनसे मुखातिब क्यों हो रहे हैं आज? एक बहुत बड़ा नाम, यशपाल। मैं फिर से नाम दोहरा हूं, यशपाल। इनका नाम अनंत यशपाल, और फिर मैंने कहा यशपाल। कुछ याद आया होगा, तो हमीरपुर से ज्यादा संबंध रखते हैं तो यशपाल जी का नाम तो आपको याद होगा। जी हाँ, मैं उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी और लेखक यशपाल जी की बात कर रहा हूँ। हर साल जिनकी जयंती मनाई जाती है, और वो हमारे हमीरपुर से ही रहे। खैर, कैसे रहे कब रहे ये बात की बातें हैं। तो आ, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ उनके जो पुत्र आनंद हमारे साथ हैं और उन्होंने वक्त दिया है। तो पहले तो पुनः मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, दिल की गहराइयों से आपका जी। शुक्रिया सर। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप आजकल क्या क्या कर रहे हैं। जी, मैं पिछले 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक तो विशेषकर कनाडा में मैंने कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के साथ काम किया है 15 साल। उसके बाद वहाँ के अखबार, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी के अखबारों में लिखता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा कनाडा और अमेरिका के और अखबारों में भी, और भारत के द हिंदू में और पाकिस्तान के डॉन अखबार में भी लिखता रहा हूँ मैं, और अभी भी कभी भी लिखता हूँ मैं। और इसके अलावा मैंने यशपाल जी के साहित्य को संपादित किया है। उनकी यशपाल रचनावली 14 खंडों में निकाली है। उनकी कुछ अप्रकाशित चीज़ें थीं, उसके 4 पुस्तकें मैंने निकाली हैं। और जैसे उनके पत्र, जेल से लिखे हुए पत्र हमारी माता जी को, और जेल डायरी उनकी भी, ये सब भी मैंने संपादित करके प्रकाशित की हैं। और उसके अलावा उनके उपन्यासों का अनुवाद किया है, कहानियों का अनुवाद किया है अंग्रेज़ी में, और कहानियों का फ्रांसीसी में भी, जो प्रकाशित हो चुकी हैं। और इसके अलावा मैं दूसरे अनुवाद भी करता हूँ। मैंने कनाडा के अनेक लेखकों का अनुवाद किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हैं एलिस मनरो। एलिस मनरो को 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो कनाडा की अकेली लेखक, ये लेखिका हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। उनकी 3 पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छी मेरी मित्र भी थी। उनसे मेरा पत्र व्यवहार भी होता रहता था। अब तो खैर उनकी मृत्यु हो गई है कुछ साल पहले। तो ये संक्षेप में मेरे कुछ प्रकाशन हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया सर, आपने यशपाल जी की कुछ अप्रकाशित जो चीजें हैं उन पे लिखा, उस वो पुस्तक के रूप में 4 पुस्तक? नहीं, अप्रकाशित नहीं, असंकलित। असंकलित, जी अच्छा। हाँ, सब प्रकाशित हैं। ओके ओके। वो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, लेकिन हमने धीरे धीरे खोज के उनको निकाल के उनको एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया। तो किस नाम से है वो? उसमें एक है मैं और मेरा परिवेश जी, उसका, दूसरी है यथार्थवाद और उसकी समस्याएं जी, ये 2 हैं। उसके अलावा उनकी जेल डायरी है। तो इस तरह से 4-5 चीज़ें जो प्रकाशित नहीं थीं, मतलब जो कुछ तो प्रकाशित थीं, लेकिन कुछ संकलित की हैं। लेकिन अब जैसे जेल से लिखे पत्र उनके प्रकाशित नहीं थे, तो वो हमने प्रकाशित किए थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आनंद जी, सर मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि अब थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में बात करते हैं। यशपाल जी भगत सिंह जी के साथ भी पढ़ते थे?
जी, लेकिन उसके पहले ये बताऊंगा कि यशपाल जी के और हमारे जो पूर्वज थे वो हिमाचल से थे, जी और अभी भी हमारे रिश्तेदार हैं जो कि अर्की में रहते हैं, सोलन के पास, जी। और कुछ भोपाल में रहते हैं। भोपाल। जी, और वैसे नादौन में एक यशपाल संस्कृति भवन भी है, बहुत बड़ा। जी वहाँ पर उनके नाम पर है, उसका नाम ही है यशपाल संस्कृति भवन। वहाँ एक लाइब्रेरी है, एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर जब उनके प्लेज होते हैं, या उसके अलावा भी वहाँ पर लोग अपने नाटक वगैरह करते हैं जी या सभाएं भी करते हैं। जी। हाँ, तो ये है कि हमारा संबंध हमेशा से रहा है हिमाचल से, लेकिन बीच में टूट गया था क्योंकि यशपाल जी जब क्रांतिकारी थे और जेल से छोड़े गए थे, तो उन पे ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप पंजाब नहीं जा सकते हैं। ये 1938 की बात है। अच्छा। तो जब उनको अनुमति नहीं थी तो उनको लखनऊ में बस जाना पड़ा। तो उसके बाद 1952 तक उन पे ये प्रतिबंध था। तो उसके बीच में ना वो आ सकते थे ना हम लोग आ सकते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने हिमाचल आना शुरू किया। जी जी जी। तो मैं दोबारा अपने प्रश्न पर आ रहा हूँ। जी जैसे कि आपने जिक्र किया था जब हम बातचीत कर रहे थे, जी यशपाल जी भगत सिंह जी के जी, साथ। हाँ, अब आ रहा हूँ मैं आपके ऊपर जी कि उनकी आरंभिक प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हुई थी। जी उसके बाद फिर वो लाहौर आ गए थे, डीएवी कॉलेज में भर्ती हो गए थे, जहाँ भगत सिंह उनके साथ क्लास में थे, 9वीं क्लास में। जी उसके बाद दोनों निकले वहाँ से तो उन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जी क्योंकि वो लोग सरकारी कॉलेज पे नहीं जाना चाहते थे। जी और जो नेशनल कॉलेज था वो लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, तो वहाँ गए थे वो, और दोनों एक क्लास में थे। उनके साथ सुखदेव थे और एक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे भगवती चरण वोहरा, जी। हाँ जी। वो भी उनके साथ थे। भगवती चरण वोहरा का नाम आपने शायद दुर्गा देवी का नाम सुना होगा, दुर्गा भाभी का, जी जी जो भगत सिंह को सैंडर्स के वध के बाद बचाकर लाहौर से कलकत्ता ले गई थी। जी तो ये उनके पति थे। तो यशपाल जी वहीं पर थे। वहाँ पर वो लोग एक मकान में बम बनाते थे। जी जी जब वो पकड़ा गया तो सब लोग फरार हो गए, कुछ पकड़ गए कुछ फरार हो गए। और फिर यशपाल जी कई साल फरार रहे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें की, उनकी पुलिस से संघर्ष हुए। 1929 23 दिसंबर को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन की गाड़ी के नीचे दिल्ली के पास बम विस्फोट किया था, लेकिन पकड़े नहीं गए थे वहाँ भी वो। तो लेकिन 1932 में फिर पकड़ गए थे वो, और उनको आजीवन कारावास हो गया था। अच्छा जी। और उनके ऊपर वो इश्तिहारी मुजरिम भी रहे हैं यशपाल जी हाँ, उनके ऊपर इश्तहार थे जी। कि उनके लिए 3,000 रुपये का इनाम था। और उसमें ये खास बात ये भी है कि उसी उसी इश्तहार में नीचे हमारी माता जी का नाम भी है, प्रकाशों का, उन पर 500 रुपये इनाम है। अच्छा, माता जी पे भी इनाम घोषित। जी हाँ, वो भी क्योंकि वो क्रांतिकारी दल की सदस्य थी जी वो। जी जी। अच्छा, जब माता पिता की बात चल रही है तो आनंद जी, मुझे अ, बातचीत भी हुई थी आपसे, तो आपने बताया था कि उनकी शादी कहाँ हुई थी। थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, वो जी एकमात्र शादी है इतिहास की। जी, वो ऐसा था कि यशपाल जी जेल में बंद थे, और हमारी माता जी को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन सबूत न होने के कारण छोड़ दिया गया था। जी तो उन्होंने 1935 में वहाँ, उस समय यशपाल जी बरेली जेल में बंद थे, जी तो उन्होंने जेलर को एक ज्ञापन दिया कि मैं इस कैदी यशपाल से शादी करना चाहती हूँ। जी। अच्छा, जेलर जो था वो अंग्रेज था वो। उसने जब जेल मैनुअल देखा तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये शादी अलाउड नहीं हो उसकी। तो जेलर ने कहा ठीक है, मैं अनुमति देता हूँ। तो जेल के अंदर का एक कमरा जो था, मजिस्ट्रेट जो आया उसने कहा ये मेरी अदालत है। उसने, और वहाँ पर मेरे पिताजी और मेरी माता जी की शादी हो गई, और पिताजी को वापस जेल में भेज दिया गया, माता जी बाहर आ गई। लेकिन उसके बाद अखबारों में जब ये खबर छपी तो हल्ला मच गया कि ये कैसे हो गया। तो सरकार ने एक नियम बना दिया उसके बाद कि अब जेल में किसी की शादी नहीं हो सकती है। जी तो उनकी शादी पहली और आखिरी शादी थी
जो भारत के इतिहास में जेल में हुई। जी जी जी। जी। अच्छा आनंद जी, यशपाल जी से जुड़ी कोई ऐसी याद हो जो आज भी जिसको क्या कहते हैं, उसको कोई ऐसी घटना हो जो आपको याद आती हो और आप मुस्कुरा उठते हो? भाई उनका जो उनका जैसे वो काम करते थे, एक तो उनकी, क्योंकि ऐसा था कि वो अकेले हिंदी के लेखक थे जो कोई नौकरी नहीं करता था, जी सिर्फ अपनी पुस्तकों के बल पर ही जिंदा रहता था। जी तो इसलिए वो क्या करते थे, वो सुबह 9 बजे, सुबह उठकर दाढ़ी बनाकर 9 बजे मेज पे बैठ जाते थे हर रोज़। जी कहते थे कि भाई मेरी नौकरी है, क्योंकि मैं इसी से पैसा कमाता हूँ। जी। तो 9 बजे काम करना शुरू करते थे, 1 बजे खाना खाते थे, थोड़ी देर आराम करते तो फिर लिखते थे। तो ये उनकी दैनिक चर्या थी, और वो उसको बिल्कुल उससे बहुत ही सख्ती से रखते थे, इस तरह से कि मुझे काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो कहते थे कि मेरी नौकरी है ये। और शाम को वो अक्सर उस समय दुर्गा देवी बोहरा, जिनका मैंने जिक्र किया है, वो लखनऊ में आ गई थी, उन्होंने वहाँ एक स्कूल खोला था। तो शाम को अक्सर वो उनसे मिलने जाते थे, और या इस तरह से लोगों से मिलने के लिए। जी। तो मुझे ये बात अच्छी लगती थी बहुत, कि आदमी दिन भर बहुत ही वो निष्ठा से काम करते थे। और आनंद जी, कभी आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही हो, कभी आपको यशपाल जी से डांट पड़ी हो? जी हाँ, बिल्कुल पड़ी डांट, क्यों नहीं। वो सख्त थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैं पढ़ाई ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो सब। तो अक्सर मुझसे पूछा करते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था, असली बात बताऊँ आपको। तो वैसे आप अपने आप को पिताजी के ज्यादा नजदीक पाते हैं या माताजी के, या दोनों के बराबर? दोनों के बराबर। दोनों के बराबर। क्योंकि हमारी माता जी थी, वो भी, आप संक्षेप में उनके महत्व का आपको ऐसे मालूम होगा कि अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, वो उन पे पीएचडी कर रही है। अच्छा, इतने बड़ा उनके ऊपर पीएचडी? जी हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कुछ लेख लिखे हैं। और तो पहले तो वो हिंदी की पहली महिला प्रकाशक थी। यशपाल जी की सारी पुस्तकें उन्होंने ही प्रकाशित की, और वो प्रकाशन संस्था अभी भी चल रही है वो। तो पहले हिंदी की प्रकाशक थी, उसके बाद उन्होंने कुछ लेख लिखे जिनके बारे में कहा गया कि अपने समय के आगे के लेख हैं, ये स्त्रियों के अधिकारों के बारे में। अच्छा, तो क्या वो लेख भी कभी प्रकाशित हुए? जी हाँ, प्रकाशित हुए। इसी साल एक पुस्तक आने वाली जिसमें उनके लेख हैं, और दुर्गा भाभी के लेख हैं, और बहुत से पहले के क्रांतिकारियों के लेख हैं। अच्छा आनंद जी, अगर ये पुस्तकें दर्शक ने खरीदनी हो तो कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगी? उनको राजकमल प्रकाशन से मिल जाएंगे। राजकमल प्रकाशन बहुत प्रसिद्ध प्रकाशन है। और उनका एक और प्रकाशन है लोक भारती। तो इन दोनों से आपको उनकी मिल जाएगी। ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर? बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन से भी मिल जाएगी। ये कब से अवेलेबल हो जाएंगी? है अवेलेबल। अच्छा, अवेलेबल है, सब पुस्तकें अवेलेबल हैं, और जो नई आएगी वो इसी साल हो जाएगी बाद में। जी। अच्छा, वैसे तो देखिए क्या होता है कि पिताजी की लिखी हर चीज आपको अच्छी लगती होगी, बेहद अच्छी लगती है, पर कोई ऐसी कोई कहानी या कोई ऐसा नावल जो बहुत आपके दिल को छूता हो, उसके बारे में बताएं सर। भाई एक किताब का नाम लेना मुश्किल है साहब। हाँ जी, क्योंकि अब मैं तो अनुवाद किए उनके, तो सब पुस्तकों का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, कोई अंश किसी किताब का बहुत अच्छा होता है जी, वो तो होता ही है हर पुस्तक में। तो इसलिए एक किसी को, हाँ, एक किसी को चुनना आसान नहीं है। अच्छा, और जो आपको देखिए, वैसे तो ये मैं तो ये कहूंगा कि लेखनी तो विरासत में मिली है आपको, और रग रगों में बहती होगी। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। तो कभी जब आपने होश संभाला था, तो कभी आपको लगा होगा कि आप लेखक के तौर पर प्रसिद्ध हो, कुछ ऐसा, या कुछ और प्रोफेशन में जाना चाहते थे? मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा जी, जब मैं स्कूल में था। लेकिन फिर ये हुआ कि प्रकाशन जो हमारा था, उसमें मैं अपनी माता जी की सहायता करता था, तो मेरी रुचि बढ़ती गई उसकी तरफ। अच्छा, वो मतलब धीरे धीरे काम करते हो? नहीं, और दूसरी बात है कि यशपाल जी कई पत्रिकाओं के संपादक भी थे। हाँ जी। तो उनके लिए जो लोग उनको लेख वेख भेजते थे, उनको मैं पढ़ता रहता था मैं।
उनकी मेज़ पे रखे रहते थे, मैं उठा के पढ़ लेता था। तो धीरे धीरे रुचि मेरी बजाय हवाई जहाज़ उड़ाने के लेखन की तरफ। अच्छा, लेखन में जब भी, वैसे एक पर्सनल सा क्वेश्चन है सर, जब इस फील्ड में आपको कोई भी प्राइज मिलता होगा जी, तो कभी कहीं ना कहीं एकदम यशपाल जी कौंध जाते होंगे दिलो दिमाग में, माता जी कौंध जाती थी? भाई उनको जो पुरस्कार मिले हैं उसके मुकाबले में मुझको तो 1% भी नहीं मिले नहीं, हैं। वो तो खैर नहीं बिल्कुल ना, तो नहीं उसमें, लेकिन उस समय कितना आपको वो लगता होगा कि देखिए मैं, मतलब माँ बाप की यादें एकदम पहुंच जाती हैं? नहीं, बिल्कुल कहती, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पे दोनों का बहुत प्रभाव था जी, तो बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे खान पान का जो असर होता है वो भी हमें विरासत में मिलता है जी। तो चलिए, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर तो थोड़ा सा पर्सनल भी पूछ लेते हैं आपको। माँ की बनाई कौन सी जो डिश है आज भी याद हो? खिचड़ी। क्या क्योंकि एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं कहता था कि सबसे स्वाद चीज़ दुनिया में खिचड़ी है। मैं छोटा था उस समय, तो वो मेरे लिए अक्सर बनाती थी, वो पापड़ साथ में देती थी, मुझे अब तक याद है। अच्छा, खिचड़ी आज भी खाते होंगे आप? हाँ, खाता हूँ, लेकिन क्योंकि अपने हाथ से बनानी पड़ती है तो इतने अक्सर नहीं खा पाता हूँ, इसलिए। तो कनाडा में मतलब कम खा पाते होंगे, बाकी तो नहीं, वहाँ पर अभी काफ़ी भारतीय आ गए हैं वैसे तो। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वो फ्रांसीसी बोलने वाला हिस्सा है। एक उनका प्रांत ऐसा है किबेक, जहाँ 80% लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। तो इसीलिए मुझको भी सीखनी पड़ी फ्रांसीसी वहाँ पर। अच्छा, देखिए जब यशपाल जी कभी लिखते थे तो कभी अगर आपको याद हो तो कभी कोई कुछ चीज गुनगुनाते हो तो कोई एक दो उनकी कोई कविता लिखा हो तो उसकी कोई लाइन? नहीं, उन्होंने कविता कभी नहीं लिखी। कविता नहीं लिखी, वैसे गुनगुनाते हैं कुछ कभी उनको? अगर याद हो तो। हाँ, अब उस समय उनको सुरैया का गाना बहुत अच्छा लगता था, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मनमल का। अच्छा, वो बहुत अच्छा लगता था जी, तो वो वैसे गुनगुनाते, मतलब गाते नहीं थे लेकिन गुनगुनाते जरूर थे। गुनगुनाना ही होता है क्योंकि बेसिकली हम गा नहीं पाते तो गुनगुनाते तो सभी। हाँ, ये उनको बहुत पसंद था जी। देखिए ये कुछ ऐसे आपसे बातचीत हो रही है जो बड़ी ये एक दस्तावेज मान लीजिए आप, ये चीजें कहाँ मिलती हैं सर? और मैं फिर से कह रहा हूँ रिपीट कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम बातचीत कर पा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और मेरे दिमाग में बार बार आती है, शायद आपके पास जवाब हो, कि यशपाल जी स्वतंत्रता सेनानी और लेखक, इस दर्जे के स्वतंत्रता सेनानी और इसी दर्जे के लेखक, तो वो तालमेल कैसे बैठता होगा उनको? लिखते कब होंगे? नहीं, बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, ऐसा था कि जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने काफ़ी साहित्य का अध्ययन किया था जी। उन्होंने एक तो अपने को अंग्रेजी उनको आती थी, उन्होंने फ्रांसीसी और रूसी अपने को सिखा ली जी। और ये उनको मौलिक भाषाओं, उन पुस्तकों को उन्हीं भाषाओं में पढ़ लेते थे ये। अच्छा 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 जी। तो उस समय उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक कुछ कहानियाँ लिखी जो उनके छूटने के बाद जेल से प्रकाशित हुई। उसका नाम है पिंजरे की उड़ान। अच्छा, वो जेल में लिखी थी? जेल में लिखी थी जी, तो पिंजरा तो जेल था जी, तो उसमें जो कल्पना की उड़ान थी उनकी, उसके नाम से तब पिंजरे की उड़ान। और उसमें कुछ कहानी, अच्छा दूसरी बात यह है कि उनके हर एक उपन्यास, हर एक बहुत सी कहानियों में हिमाचल जरूर है। हाँ, यशपाल जी की कहानी लेखनी में रहता है। हाँ, बहुत सी कहानियाँ उनके जो है जो हिमाचल पे आधारित है, चंबा के ऊपर, कांगड़ा के ऊपर, धर्मशाला के ऊपर। और कुछ उपन्यास उनके, एक है मनुष्य का रूप, जो कि शुरुआत उसकी हिमाचल से ही होती है और हमीरपुर के पास से होती है। जी 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 जी। और जब आप उनकी कहानियां पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं हमीरपुर तो आपको भी एकदम सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, उन्होंने लिखना शुरू किया मतलब एक कंटिन्यूसली जिसे हम कहते हैं, तो जेल से छूटने के बाद फिर उन्होंने, ये आज़ादी के बाद? नहीं, ऐसा था कि जब वो जेल में बंद थे तो उसके पहले जो लोग हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ था
जी इसके सदस्य आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, यशपाल जी थे, भगत चंद्र वोरा थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। तो आखिरी दिनों में इन लोगों का विचार परिवर्तन हो गया था। जी ये लोग सोच रहे थे कि अब इस तरह के जो छोटे मोटे जो होते हैं, जैसे सैंडर्स को मार दिया या ट्रेन उड़ा दी, इससे कुछ नहीं हुआ। एक साथ संकलित संग्रहित रूप से हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए। जी लेकिन इसके पहले ही भगत सिंह मार दिए गए, सुखदेव उनके फांसी हो गई, सुखदेव को हो गई, राजगुरु को हो गई, भगवती चरण वोहरा का देहांत हो गया। रावी के किनारे वो बम था, उसको जो उन्होंने बनाए थे उसको आजमा रहे थे, उनके हाथ से फट गया वो, उसी वक्त मर गए वहाँ पर। तो ज़्यादातर लोग, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद मर गया अल्फ्रेड पार्क में, तो ज़्यादातर लोग मर गए, यशपाल जी पकड़ गए। लेकिन उस वक्त तक सबका विचार परिवर्तन हो चुका था। ये भगत सिंह ने भी लिखा है कि इस तरह के चुटपुट के जो होते हैं इनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तो खैर, तो यशपाल जेल में बंद थे। जब वो छूटे वहाँ से तो अखबार वाले उनसे मिलने आए कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा अब मैं बुलेट की जगह बुलेटिन से काम करूँगा। बुलेटिन, हाँ, अच्छा। तो उसके बाद से उन्होंने बुलेटिन से के उन्हें फ़ौरन एक पत्रिका निकाली, विप्लव नाम था उसका, जी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी अपने ज़माने की, राजनीतिक पत्रिका। जी उसको मील का पत्थर कहा जाता है। जी और फिर वो उसी के साथ उन्होंने कहानियाँ लिखनी भी शुरू की, उपन्यास लिखने भी शुरू किए। इस तरह से यात्रा शुरू। जी हाँ, इस तरह शुरू की उन्होंने। तो उसके बाद भी राजनीति में हमेशा वो मतलब सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनका संपर्क हमेशा रहता था। जैसे दो लोग थे, आप राहुल सांकृत्यायन, जी जो कि हिंदी के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, वो अक्सर आके हमारे रहा करते थे। जी और उसी के साथ पीसी जोशी, जी वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थी, वो भी हमारे यहाँ आके रहा करते थे। जी तो इन सब लोगों से हमारा संपर्क बचपन से रहा है। लेकिन यशपाल जी कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बने, कभी कुछ नहीं था आज हाँ, तक। विचारधारा अलग होती है। हाँ, विचारधारा थी, लेकिन भाई दोस्ती लेकिन तो हाँ, रहेगी। दोस्ती तो है। तो जी वो जी तो वैसा होना भी चाहिए। जी 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 जबकि आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है कि जी अगर मैं जी भी किसी पार्टी का नाम नहीं जी लेना चाहता, लेकिन मैं फलां पार्टी का हूँ, तो जी मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो दूसरी पार्टी जी। का है। ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, उस समय सभी किस्म के लोग आते थे जी और उन्होंने गांधीवाद की आलोचना की, जी लेकिन गांधीवादी सबसे बड़े दोस्त भी थे जी जी उनके। तो इस मामले में देखिए ना कि विचार में संकीर्णता नहीं थी। जी उनकी विचारधारा थी, वो हमेशा वही रही जी जो थी। लेकिन इसका मतलब ये था कि और लोगों से उसका बातचीत नहीं हो सकती है, उनसे कोई कठिनाई उनको हो। ये बड़ी अच्छी बात थी उनके अंदर। अच्छा सर, जिसे आप जब बातचीत करते हैं तो लहजा बड़ा साफ सुथरा और कहीं ना कहीं उर्दू की झलक आती है। तो क्या जी उर्दू भी पढ़ी है आपने? जी, पढ़ी। और दूसरी बात, हम लोग लखनऊ से हैं, क्योंकि यशपाल जी जब को छोड़ा गया था, उन पर प्रतिबंध लगा गया था, तो उस समय वो जेल में बंद थे लखनऊ में। जी तो वो छोड़ा तो करेंगे भाई, मैं और कहाँ जाऊँगा, तो पंजाब नहीं जा सकता, तो पंजाब तो उनका वही था, जी तो लखनऊ में ही बस गए वो। अच्छा अच्छा, फिर वही तो हम लोग भी वहीं, तो इसलिए हम लहजा वो हाँ लहजा आता है आपकी जबान। जी जी। तो जब वहाँ लोगों से बोलचाल होती थी तो फिर थोड़ा असर तो पड़ ही जाता अच्छा, है। एक चीज और दिमाग में आ रही है। जब आप कनाडा में होते हैं जी, तो हिंदुस्तान की याद तो आती है? मैं हाँ, तीसरी मैं हर साल आता हूँ। अच्छा, हर साल आते हैं जी आप? जी। मतलब तो कितना अरसा काट जाते हैं आप हर साल? अब देखिए, इस पे निर्भर करता है कि क्या है। क्या? अब जैसे एक तो मैं 3 दिसंबर को आता हूँ यशपाल जी की उसके जी लिए। जयंती पे आते पहले नहीं आ पाता था, लेकिन फिर बहुत से लोगों ने कहा, हैं। जी खासकर शांता कुमार जी ने, कि आप आइए। धूमल जी ने कहा ज़रूर आइए आप, तो मैंने आना शुरू कर दिया उसके जी बाद। जी तो आता रहता हूँ। इस बार मैं तीसरी बार आया हूँ इस साल में। इस साल अच्छा। इसका मतलब 1925 2025 में। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जी। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बार बार आपसे मुलाकात होती रहे। मैं भी और चाहूँगा। आज जैसे कि देखिए, दर्शकों में बता दूं कि आज आनंद जी करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में पधारे हुए हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पर इंतजाम हुआ है। बहुत कन्वोकेशन चल रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आ रही है दिमाग में कि यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी शुरू की है इन्होंने। थोड़ा सा बताएंगे आप दर्शकों को सर? जी, ऐसा है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने यशपाल सेवा समिति के नाम से एक समिति बनाई है, जिसका काम है
एक तो दूसरे विद्यार्थियों की सहायता करना, जी और दूसरा जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो आसपास कम्युनिटी में अपनी जाकर भी लोगों की मदद करते हैं। जी तो उन्होंने मुझसे पिछले वर्ष इसका उद्घाटन करवाया था, जी और मैंने इसके बारे में लोगों को बताया, जी तो बहुत ही उत्साहित और प्रेरणाजनक बात थी। तो मैंने इसका आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपए आज दिए हैं समिति को मैंने। समिति को। बहुत बढ़िया बात जी है सर। जी और मतलब ये समाज के प्रति आपका ये प्यार देखकर बहुत गर्व होता है। और वैसे तो दिल कर रहा है कि बहुत सारी बातें आपसे की जाएं, लेकिन वक्त का तकाजा जी होता जी है। बिल्कुल। और मैं पुनः फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, जी दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा जी। हूँ कि आपने वक्त निकाला। और आपने मुझे अवसर दिया लोगों से बात करने का, जनता से, और इस उसके लिए आपका नहीं सर, धन्यवाद। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे अक्सर मैं इंटरव्यूज करता रहता हूँ, लेकिन मैं दर्शकों को भी बता दूं कि इस इंटरव्यू में जो बात करने का मजा आ रहा है वो शायद कभी नहीं आया हो। तो प्रणाम सर आपको। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी, आपका भी। और इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों, देवभूमि प्रणाम। मैं आपसे फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।